Hello dear students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics। तो बच्चों अब तक हमने 5 लेक्चर्स में न्यूटन्स लॉ को अच्छे से जाना, कनेक्टेड मोशन के क्वेश्चंस किए कुछ, और कनेक्टेड मोशन से रिलेटेड जितने भी अच्छे कंसेप्ट बन सकते थे आपको मैंने करवाए। अब इस चैप्टर में अगर आगे चले हम तो आगे हमारे पास टॉपिक आता है, वो आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है बच्चों, क्योंकि फ्रिक्शन से डेफिनेटली एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन निकलता ही निकलता है। क्लियर है? क्योंकि फ्रिक्शन को हम कई जगह यूज कर सकते हैं, पुली ब्लॉक्स में, ठीक है, स्लाइडिंग ब्लॉक्स में, और इवन तक कि जब आप आगे अगले चैप्टर्स पढ़ोगे, जब रोटेशनल मोशन आएगा, वर्क पावर एनर्जी आएगा, तो ये फ्रिक्शन हर जगह साथ चलेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए यहां से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस होकर इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। ठीक है बच्चों, तो पहली बात हम जान लेते हैं कि फ्रिक्शन क्या है। आमतौर पे अगर हमारी लाइफ में फ्रिक्शन ना हो तो इवन तक कि आपका चलना भी इम्पॉसिबल हो जाए। कई चीजें आपको आसपास ऐसी देखने को मिलेगी जो फ्रिक्शन के बिना पॉसिबल ही नहीं है। इवन तक कि अगर फ्रिक्शन हो तो आप किसी भी कील को दीवार में आप डाल नहीं सकते। क्लियर है? तो क्या है फ्रिक्शन, देखते हैं। सी कंसेप्ट से समझते हैं पहले हम। ठीक है, मान लो कि एक बॉक्स है बच्चों, वो ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, एक बॉक्स है जो ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है। तो ऐसा क्यों नहीं हो जाता, मान लो ये जो बॉक्स है ये थोड़ा भारी है, मान लेते हैं 100 kg का है। ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि अगर मैं इसको हल्का सा भी फोर्स लगाऊं और ये बहुत तेजी से मूव करने लग जाए? ऐसा क्यों नहीं होता? आपको क्या करना पड़ता है, कोई भी अगर ब्लॉक रखा हुआ है, या जैसे कि सपोज करो आपके घर में अलमीरा है, अलमीरा को अगर आप फोर्स लगाने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब आपको नजर आएगा कि वो जरा सा स्लाइड हो रही है। यानी कि कुछ ऐसा हुआ, देखो, यानी कि कुछ ऐसा हुआ यहां पर कि जब मैंने फोर्स लगाना स्टार्ट किया, दिस इज माय अप्लाइड फोर्स, जैसे ही मैंने फोर्स लगाना शुरू किया, कुछ ऐसा मुझे फील हुआ कि ये ब्लॉक जो है मुझ पर कोई रिएक्शन लगा रहा है। मैंने तो एक्शन लगा दिया, लेकिन ये ब्लॉक मुझ पर कोई रिएक्शन लगा रहा है। ठीक है, ऐसी कौन सी वजह है जो इसको मूव करने से रोक रही है? तो फिर मुझे ये समझ आता है कि भाई ये जो अलमीरा है या ये जो ब्लॉक है, ये ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, और ये यहां पर कुछ ना कुछ लोचा है, ये सरफेसिस के बीच में कुछ ना कुछ लोचा है बहुत बड़ा, जिसकी वजह से ना ये ब्लॉक को मूव करने में दिक्कत आ रही है। तो मैं इसको थोड़ा सा और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर लेकर जाता हूं। मान लो कि इस पर्टिकुलर पिक्चर को मैंने क्या किया, 100 टाइम्स जूम किया, तो मुझे ना ऐसा कुछ नजर आया। इसको 100 टाइम्स जूम किया तो मुझे कुछ ऐसा नजर आया। ये था ब्लॉक का सरफेस, बॉटम सरफेस। ये था ग्राउंड का बॉटम सरफेस, या वो सरफेस जहां पर फर्श पे आपने रखा हुआ है। तो मुझे नजर आ रहा है कि यार कुछ मतलब कुछ प्रोजेक्शंस और हम ऐसा कुछ बना हुआ है ना, कुछ खुरदरा सरफेस है ब्लॉक का भी और ग्राउंड का भी। अब होता क्या है, जब इस पर्टिकुलर ऐसे सरफेस पर एक और ऐसे सरफेस ऐसे रखा जाएगा तो आपको नजर आ रहा है कुछ इंटरलॉकिंग्स बन रही है। इंटरलॉकिंग्स बनेगी तो आप खुद सोचो ना, आप चाहते हो कि ये ब्लॉक सामने की तरफ जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन इंटरलॉकिंग्स को ब्रेक करना पड़ेगा, इन इंटरलॉकिंग्स के इफेक्ट को ओवरकम करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, एडिशनल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहां पर फ्रिक्शन का मतलब क्या है, पहले हम समझ लेते हैं कि जब भी दो ब्लॉक्स के बीच में या दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन का मतलब ये कुछ ऐसे समझो, मान लो ये दो सरफेसेस है, अगर मैं बोलूं कि ये दोनों के दोनों एक ही वेलोसिटी से सामने मूव करे तो रिलेटिव मोशन 0 है। लेकिन मैं बोलूं कि एक सरफेस फिक्स है, एक इसके ऊपर मूव कर रहा है, तो आप बोलोगे रिलेटिव मोशन कुछ ना कुछ है। तो जब भी कुछ ना कुछ दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन होगा बच्चों, तो ऐसा देखने को मिलेगा कि एक अपोजिंग फोर्स डेवलप हो गया बाय डिफॉल्ट। अपोजिंग फोर्स यानी कि रोकने वाली फोर्स, जो उस मोशन को प्रिवेंट करना चाह रही है। जैसे कि आपने अलमीरा को मूव कराने की कोशिश करी, लेकिन एक ऐसी फोर्स डेवलप होगी जिसने मूव नहीं कराने दिया इतने इजीली। तो ये अपोजिंग फोर्स डेवलप हो गई। कैसे डेवलप हुई? टेंजेंशियली डेवलप हुई। टेंजेंशियली कैसे डेवलप हुई वो बताता हूं आपको। देखो जरा सामने एक बार,
ठीक है, आपने अप्लाइड फोर्स लगाया ऐसे, तो टेंजेंशियली इन दोनों सरफेसेस के बीच में कुछ ऐसे देख रहे हो, आपने लगाया मान लो 100 न्यूटन यहाँ पर, लेकिन पीछे की तरफ कितना डेवलप हो गई, मान लो ये 150 न्यूटन है, तो यानी कि आपका फोर्स सफिशिएंट नहीं था इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए, तभी तो मूव नहीं करा पा रहे हो। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि इसके अंदर सामने की तरफ एक्सेलरेशन आ गई है, तो इसका मतलब आपका जो अप्लाइड फोर्स है कहीं ना कहीं इस फोर्स को ओवरकम कर चुका है। मान लो आपने लगा दी 200 न्यूटन फोर्स, तो आप बोलोगे कि आपका अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है, इसलिए अब इस ब्लॉक में सामने की तरफ एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो एक पर्टिकुलर ऐसा फोर्स जो दो सरफेस के टेंजेंशियली एक्ट करे और हमेशा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्ट करे, ब्लॉक सामने मूव करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे, अप्लाइड फोर्स सामने तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे, ऐसे फोर्स को मैं फ्रिक्शनल फोर्स बोलता हूं। यहां से ना मुझे एक बात और समझ आ रही है, देखो एक नहीं मुझे दो बातें समझ आ रही है। यहां से आपने जैसे ही अप्लाइड फोर्स लगाया तभी फ्रिक्शनल फोर्स पैदा हो गया, अगर आप अप्लाइड फोर्स ना लगाते तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स ना होता यहां पर, ये भी बात भी इंपॉर्टेंट है जाननी, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स हुआ एक तरह से। फ्रिक्शनल फोर्स क्या हुआ, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स हुआ, अपने आप एडजस्ट कर रहा है। आप ये देखो, अगर आप फोर्स लगाओगे आई कैप डायरेक्शन में, फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा माइनस आई कैप डायरेक्शन में। अगर आप अपना अप्लाइड फोर्स लगाओगे माइनस आई कैप में, फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा आई कैप में। अगर आप फोर्स को बढ़ाओगे, फ्रिक्शनल फोर्स बाय डिफॉल्ट बढ़ रहे, फ्रिक्शनल फोर्स बाय डिफॉल्ट देखो बढ़ रहे। एक ऐसी स्टेज भी आएगी, वो मैं बताऊंगा, वो अलग अलग टाइप ऑफ फ्रिक्शन है। एक ऐसी स्टेज भी आएगी जो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। दूसरी बात, कैसे एक्ट करता है ये एक्ट करता है टेंजेंशियली। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये भी पेयर में एग्जिस्ट करता है, इट फॉर्म्स पेयर। पेयर कैसे, अप्लाइड फोर्स होगा तभी तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, अप्लाइड फोर्स गायब तो फ्रिक्शनल फोर्स भी गायब। तो ये थी कहानी फ्रिक्शनल फोर्स की। थोड़ा सा अगर और डिटेल में जानना चाहते हो बच्चों तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अभी तो मैं बस फ्रिक्शनल फोर्स से समझा रहा हूं आपको, क्योंकि फ्रिक्शन को जानना ही बहुत बड़ी बात है, अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो फ्रिक्शन को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, देखो ऐसा भी देखा जाता है जनरली, मान लो जब भी दो बॉडीज काफी टाइम तक एक दूसरे के साथ चिपकी रहे, मान लो ये सरफेस ए है, ये सरफेस बी है, बहुत टाइम तक ये एक दूसरे के साथ चिपका रहे, तो ऐसा देखने को मिलता है जो इनके जो पॉइंट्स है, जो कॉन्टेक्ट पॉइंट्स है इनके, इन कॉन्टेक्ट पॉइंट्स के बीच में केमिकली तरह तरह के बॉन्ड्स बन जाएंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा है आपने, आयनिक बॉन्ड पढ़ा है, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है। तो ऐसा देखा जाता है कि कई बार दो बॉडीज अगर आपस में एक दूसरे के ऊपर रखी भी जाए तो भी उसके अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ इंटरलॉकिंग्स तो बनेगी, लेकिन कुछ बॉन्ड्स भी बन जाएंगे, केमिकल बॉन्ड्स बन जाएंगे जब भी दो अलग अलग तरह के सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे जाएंगे। तो आपको उन बॉन्ड्स को क्या करना है बच्चों, उन बॉन्ड्स को आपने ब्रेक करना है, और ब्रेक करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, अप्लाइड फोर्स चाहिए होगा। तो आपका अप्लाइड फोर्स, देखो अब आप किसी अलमीरा को धक्का तो लगा रहे हो लेकिन अलमीरा मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब आपका फोर्स वेस्ट थोड़ी हो रहा है। आपका जो फोर्स है पहले उन इंटरलॉकिंग्स को खत्म कर रहा है और फिर जो बॉन्ड बना हुआ उसको ब्रेक करने में यूटिलाइज हो रहा है। जब सारे ही बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, सारी इंटरलॉकिंग आपने क्या काउंटर बैलेंस कर दी, तो वो ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपने 100 न्यूटन लगाया तो डेफिनेटली 100 न्यूटन के अकॉर्डिंग आपके ब्लॉक की एक्सेलरेशन नहीं आएगी, हो सकता है वो 10 न्यूटन के अकॉर्डिंग आए, हो सकता है वो 5 न्यूटन के अकॉर्डिंग आए, डिपेंड करता है कि सरफेस किस तरह का है, ठीक है। तो यहां पर मैं 2-3 बातें और बता रहा हूं आपको बच्चों। अच्छा, ये चीज एडिशनल है यार, देखो कॉन्टेक्ट पॉइंट्स वाला जो बात है ये थोड़ा केमिस्ट्री में बात चली गई कि भाई अलग अलग तरह के बॉन्ड्स बन गए और बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए आपको एडिशनल फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब देखो 1-2 चीजें और बता रहा हूं आपको मैं। जो फ्रिक्शनल फोर्स है बच्चों, वो बेसिकली 3 तरह की होगी, ठीक है। 3 तरह से आपको एनसीईआरटी या मतलब किसी भी सीबीएसई बुक में मिल जाएगी। या तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा स्टैटिक, या फ्रिक्शनल फोर्स होगा लिमिटिंग, या फ्रिक्शनल फोर्स होगा काइनेटिक। और काइनेटिक में भी 2 कैटेगरी है, या तो होगा स्लाइडिंग या होगा रोलिंग।
ठीक है, या होगा स्लाइडिंग या होगा रोलिंग फ्रिक्शन। तो बच्चों सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन को समझते हैं हम। स्टैटिक फ्रिक्शन एक्चुअल में आप कैसे समझोगे, देखो मान लो आपके पास एक बहुत हैवी ब्लॉक है बच्चों, आपने उस ब्लॉक को पुश करना स्टार्ट किया सामने की तरफ, तो आपने क्या लगाया बच्चों, अप्लाइड फोर्स। मैंने आपको बताया ना कि सरफेसिस के बीच में इंटरलॉकिंग्स बनी हुई है, तो जैसे ही आपने अप्लाइड फोर्स लगाया वो इंटरलॉकिंग्स ने आपको रोकने की कोशिश करी, तो आपका फोर्स लग रहा है सामने की तरफ, लेकिन पीछे की तरफ क्या डेवलप हो गया, एक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को डिनोट कर रहा हूं मैं स्मॉल एफ से। तो बॉडी पर आप फोर्स लगा तो रहे हो लेकिन बॉडी मूव कहीं नहीं कर रही है अभी भी। तो ऐसा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो तब डेवलप हो जाए कि बॉडी मूव भी ना करे लेकिन आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो, उस तरह के फ्रिक्शन को मैं बोलता हूं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, आपने जैसे ही फोर्स को लगाना स्टार्ट किया वो इंटरलॉकिंग्स जो थी वो कहीं ना कहीं क्या आपने हिला दी, एक्टिवेट कर दिया आप ये बोलो, या जो कोवेलेंट बॉन्ड है आप क्या उसको शेक करना चाह रहे हो, उसको तोड़ना चाह रहे हो। लेकिन आप ये देखो जैसे जैसे अपना फोर्स बढ़ाओगे आपने क्या किया, फोर्स को 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 25 न्यूटन, 30 न्यूटन, वैसे वैसे आपको लग रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ गया, वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, उतना ही आपको क्या अपोज करना स्टार्ट कर दिया इसने। लेकिन इसकी एक लिमिट है, एक हद तक आपको क्या रोक सकता है। अगर आपने आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है तो आप उस ब्लॉक को स्लाइड कर सकते हो, आपको थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये कहानी कब की है, जब तक ब्लॉक और सरफेस मतलब के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, मतलब ब्लॉक पे फोर्स तो लग रहा है लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है। क्लियर। तो इस तरह के फ्रिक्शन को मैं बोल रहा हूं क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या आप अलमीरा को पुश तो कर रहे हो लेकिन आपके पुश करने से आपका सारा का सारा फोर्स जो है वो काउंटर बैलेंस करने में खत्म हो गया। ठीक है, तो यहां पर अगर यहां तक के लिए मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ यहां तक के लिए बच्चों एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। जैसे जैसे आपने क्या किया, जैसे जैसे आपने बच्चों अप्लाइड फोर्स बढ़ाया वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ना स्टार्ट हो गया। स्ट्रेट लाइन मिली मुझे इस तरह से, ठीक है, एक हद तक स्ट्रेट लाइन मिल गई। जैसे जैसे अपने फोर्स अप्लाइड फोर्स बढ़ाया वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ना स्टार्ट हो गया। अच्छा, तो स्टैटिक के बाद फिर आता है आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूं। अब हुआ क्या, आपने अप्लाइड फोर्स को मान लो कर दिया 100 न्यूटन, और 100 न्यूटन करते ही ब्लॉक जस्ट बिगन टू स्लाइड। जस्ट बिगन टू स्लाइड मतलब जैसे ही आपका फोर्स 99.2 था, 99.5 हुआ, 99.9 हुआ, जैसे ही 100 हुआ ब्लॉक ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो अप्लाइड फोर्स की 100 न्यूटन की वैल्यू पर जो आपको फ्रिक्शनल फोर्स मिला था वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू थी। 100 न्यूटन पर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू थी कि वो इतना ही फ्रिक्शन लगा सकता था आपको रोकने के लिए, लेकिन उसके बाद वो ब्लॉक मूव करने लग गया। तो मैं बोलूंगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आफ्टर दिस, जो ब्लॉक है, ब्लॉक जस्ट बिगिन टू स्लाइड, ब्लॉक जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। तो इसको मैं डिनोट किससे करता हूं, इसको डिनोट करता हूं मैं, अच्छा इसको डिनोट करता हूं एफ एस से, इसको डिनोट करूंगा एफ एस मैक्स से, या एफ मैक्स से कर दो तब भी चलेगा, एफ मैक्स से। क्लियर है। तो यानी कि आपके अप्लाइड फोर्स के वैल्यू में जो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिली, इस मैक्सिमम वैल्यू को मैंने क्या बोला, इस मैक्सिमम वैल्यू को मैंने बोला ये क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब वो वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की जिसके बाद मोशन बॉडी का स्टार्ट हो गया, यानी कि आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो बॉडी को हिलाने में कामयाब हो गया। तो इसको मैं बोलूंगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये यहां से लेकर यहां तक ये अलग अलग वैल्यूज किसकी है, स्टैटिक फ्रिक्शन की, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन की मल्टीपल वैल्यू होगी लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन की एक ही वैल्यू होगी। क्लियर है। जैसे कि स्टैटिक फ्रिक्शन तो 70 न्यूटन भी था, स्टैटिक फ्रिक्शन तो मान लो 50 न्यूटन भी था, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको कब मिला, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन आपको 70 न्यूटन अप्लाइड फोर्स पे भी मिला, 17, और आपको स्टैटिक फ्रिक्शन तो 10 न्यूटन अप्लाइड फोर्स पे भी मिला, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन कहां पर मिला आपको, 100 न्यूटन फोर्स पे। ठीक है, तो इसलिए एक पर्टिकुलर वैल्यू क्या होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये सारी वैल्यूज क्या होगी, कहीं ना कहीं स्टैटिक फ्रिक्शन जो अलग अलग अप्लाइड फोर्स पर थी।
तो इस ग्राफ को थोड़ा सा मैं और बड़ा बना देता हूं। ये ग्राफ अब तक कुछ ऐसा बन चुका है, देखो, इफ दिस इज इन कैमरा एंगल, ये ग्राफ कुछ ऐसा बन चुका है, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहां तक वैल्यू क्या है, सारी की सारी स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, दिस इज एफ मैक्स, दिस इज बेसिकली एफ अप्लाइड, ठीक है। चलो अब ये बात आपको समझ आई बच्चों, इसको नोट डाउन करो जल्दी, फिर मैं आगे कराता हूं। तो जब एक बार बॉडी ने मूव करना स्टार्ट कर दिया तो उसका यही मतलब होगा ना, पहले जो इंटरलॉकिंग्स बनी हुई थी और जो बॉन्ड्स बने हुए थे वो सभी के सभी मेरे अप्लाइड फोर्स ने ब्रेक कर दिए। और अगर एक बार बॉन्ड ब्रेक कर दिए, एक बार इंटरलॉकिंग्स ब्रेक कर दी, उसके बाद तो एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर या तो स्लाइड करेगी या रोल करेगी, जैसा भी, अगर पहिए लगा दोगे तो रोल करेगी, अगर पहिए नहीं लगे हुए तो नीचे स्लाइड करेगी। तो ऐसा देखा जाता है कि अब भी देखो, ऐसा तो है नहीं कि फ्रिक्शन खत्म हो गया, है ना, ऐसा तो है नहीं। मान लो ये बॉडी इसके ऊपर सामने की तरफ जा रही है, तो ऑब्वियसली अगर आप किसी बॉल को रोल भी करोगे एक ग्राउंड के ऊपर तो वो एक स्टेज पर जाकर रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि अभी आपने स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर लिया, लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम कर लिया, लेकिन अभी भी तो ग्राउंड के बीच में इंटरलॉकिंग्स बनी हुई है और उस सरफेस, जो बॉडी का सरफेस है वो भी कहीं ना कहीं इरेगुलर तो है, वो स्मूथ थोड़ी है। तो इसका मतलब ऐसा फ्रिक्शन जो तब डेवलप हो जब बॉडी एक दूसरी सरफेस के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर दे, उस फ्रिक्शन को बोलता हूं काइनेटिक फ्रिक्शन। और जनरली काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिक फ्रिक्शन से कम होता है। तो ये आपको ऐसा देखने को मिलेगा, देखो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। मैं आपको देखो डिटेल में बता रहा हूं। सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर है लिमिटिंग फ्रिक्शन और उसके बाद आगे काइनेटिक फ्रिक्शन, लाइक दिस, ठीक है, कुछ ऐसे ऐसा। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेज है इसको बोल रहा हूं मैं क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। जनरली काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है अप्लाइड फोर्स के साथ। ये मैक्सिमम वैल्यू को मैंने क्या बोला, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये क्या है, पूरा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको तीनों तरह के फ्रिक्शन समझ आए होंगे। अच्छा, अब एक चीज और समझो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि भाई एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रही है। जनरली देखो आपको ये नजर आ रहा है कि अगर यहां पर एफ अप्लाइड लगाऊं तो पीछे की तरफ कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो जाएगा, लेकिन इट इज इजी टू रोल अ बॉडी, है ना, इट इज इजी टू रोल अ बॉडी देन स्लाइडिंग। तो आपको नजर आ रहा है कि अगर आप एक ब्लॉक को जिसमें पहिए नहीं लगे हुए उसको धकेलो और एक ऐसा ब्लॉक जिसमें पहिए लगे हुए उसको धकेलो, आपको ये नजर आएगा जिसमें पहिए लगे हुए हैं वो दूर तक जा रहा है और जिसमें पहिए नहीं लगे हुए वो थोड़ी दूर जाकर रुक गया है। क्लियर? तो जहां पर आपको मोशन की क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है ना, यानी कि वहां पर फ्रिक्शन कम है। अगर मोशन कम है तो यानी कि फ्रिक्शन ज्यादा है, सीधा सा खेल है ना। तो अब हम ये जानते हैं कि एक्चुअल में फ्रिक्शनल फोर्स किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। अभी तो मैंने टाइप्स बताए और मतलब बताया फ्रिक्शन का और रीजन बताया, लॉजिक्स बताया कि भी फ्रिक्शन हो क्यों सकता है। अब मैं बताऊंगा कि किन फैक्टर्स पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है और हमारी लाइफ में फ्रिक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है। ये जानते हैं हम कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो देखते हैं। सी, जनरली ऐसा देखा जाता है, अगर ये मान लो एक ब्लॉक है बच्चों और ये किसी ग्राउंड पर रखा हुआ है, तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि इसका जो वेट होगा mg वो नीचे एक्ट करेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर एक्ट करेगा r। अगर आप इस पर इस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स लगा रहे हो तो आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर पीछे की तरफ क्या, अगर बॉडी रेस्ट पर है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन Fs। अगर बॉडी मूव करिए तो यही क्या बन जाएगा, Fk बन जाएगा, ठीक है। तो हम बोल देते हैं कि अभी रेस्ट पर है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो मैं लिख रहा हूं फैक्टर्स क्या क्या है, फैक्टर ऑन विच फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड। तो फ्रिक्शनल फोर्स जनरली किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। फैक्टर नंबर 1, नेचर ऑफ सरफेसेस, कि जो सरफेसेस कांटेक्ट में आ रहे हैं वो एक्चुअल में किस तरह के सरफेस है। ऑब्वियसली अगर मैं एक फ्लोर पर साबुन का पानी बिखेर दूं तो वहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है डेफिनेटली बहुत कम हो जाएगा। अगर मान लो कि इस सरफेस पर मैं बहुत सारी घास उगा दूं तो फ्रिक्शनल फोर्स डेफिनेटली ज़्यादा हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि सरफेस का नेचर किस तरह का है, ठीक है, ओके।
दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पर, कि बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है। ठीक है, मैं वेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहा हूं, क्योंकि जरूरी नहीं कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वेट को बैलेंस करे। इस बात को समझना जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जरूरी नहीं है कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वेट को बैलेंस करे। इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं, जो फ्रिक्शनल फोर्स एफएस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों किसके, नॉर्मल रिएक्शन के। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जनरली किसी सरफेस के लिए आप यूज करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अलग अलग तरह के सरफेस है, एक टेबल स्मूथ भी हो सकती है, एक टेबल खुरदरी भी हो सकती है, अलग अलग तरह के सरफेस है। तो हर एक सरफेस का एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है बच्चों, जिसको हम क्या किससे डिनोट करते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो मैं लिखूंगा यहां पर एफ एस डिपेंड्स ऑन म्यू एस। हालांकि इसी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर मैं लगा दूंगा, ऐसे लगा दूंगा म्यू एस आर। तो ये म्यू एस का मतलब क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और म्यू एस हर एक सरफेस के लिए अलग अलग होगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि सरफेस क्या है, बिल्कुल स्मूथ है, स्मूथ सरफेसेस जो अब तक आप पढ़ते आए हो, तो स्मूथ सरफेस के लिए म्यू एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी कि जितना ज्यादा, जैसे कि मैंने बताया, अगर सरफेस स्मूथ है तो म्यू एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो किसी भी स्मूथ सरफेस के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है बच्चों, वो भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर। तो जनरली अब से मैं क्या पढ़ूंगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ है, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो मैं लिखूंगा म्यू एस आर। दिस इज द डेफिनेशन और फॉर्मूला फॉर फ्रिक्शन। अब इस केस में क्या लिखा जाएगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स है इट इज म्यू एस, और आपको पता लग रहा है यहां पर कि आर को कौन बैलेंस कर रहा है, आर को बैलेंस कर रहा है यहां पर एम जी। तो इसलिए यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होगा, म्यू एस एम जी के इक्वल होगा। ठीक है, अगर मुझे लिखना हो कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है तो मैं लिखूंगा म्यू एस एम जी। अब मैं कैसे देखो इसको कंसिडर करूंगा, हालांकि आप ये लिख चुके होंगे। अच्छा, एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, फ्रिक्शनल फोर्स कभी भी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर नहीं डिपेंड करता। एक सीबीएसई क्वेश्चन है, स्मॉल साइज ब्रेक इज एज इफेक्टिव इन बाईसाइकिल एज अ लार्ज साइज ब्रेक। मतलब ब्रेक का साइज छोटा रखो या बड़ा रखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसने उस साइकिल को रोक देना है। जो जनरली साइकिल्स होती है उसमें ब्रेक देखिए आपने कितनी जरा सी होती है, टायर कितना मर्जी तेजी से घूम रहा हो, लेकिन जरा सी ब्रेक भी उसको रोक सकती है। तो सारा खेल सरफेस का है कि सरफेस कैसा है, एरिया का कोई खेल नहीं है यहाँ पर। और किसका खेल है, नॉर्मल रिएक्शन का। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा क्योंकि अगले लेक्चर में भी मैंने फ्रिक्शन ही बताना और फोन की बैटरी बहुत कम है और मुझे लेक्चर ये आपको कल तक देना है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट और छोटा रख रहा हूं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ हम फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। अच्छा, यही बात अगर काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए होती तो मैं लिखता एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर। जनरली जो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है और स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है वो अलग अलग होता है। ठीक है, ये आपको धीरे धीरे जब न्यूमेरिकल्स में आएगा तो मैं बताऊंगा, अभी के तौर पे इतना समझो आप जरा। ठीक है, अब सुनो, अगर मैं आपको ये बोलूं बच्चों कि किसी बॉडी का जो मास है वो है 10 kg, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया आपको, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपको दे दिया मैंने, मान लो 0.2। ठीक है, अच्छा इसकी यूनिट होगी कोई तो आंसर है, नो यूनिट नहीं होगी। देखो म्यू के का मतलब क्या होगा, एफ के अपॉन में आर, दोनों के दोनों फोर्सेज है। ठीक है, दोनों के दोनों फोर्सेज है तो इसका क्या आ जाएगा, यूनिट, यूनिटलेस। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स है ना फ्रिक्शन। अब देखो, अगर मान लो मैं इसको अप्लाइड फोर्स दे रहा हूं बच्चों 100 न्यूटन और मैं पूछूं कि बताओ सामने की तरफ एक्सेलरेशन क्या होगी, तो आप कैसे बताओगे, क्योंकि अभी एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन में मास। अब तक तो कहानी बिल्कुल सिंपल थी, 100 न्यूटन लग रहा है, लो जी मास को से डिवाइड, मतलब 100 न्यूटन को मास से डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन आ गई। लेकिन अब कहानी देखो अलग हो जाएगी। अब अगर आपको एक्सेलरेशन निकालनी है तो आपको नेट फोर्स कैसे निकालना पड़ेगा, अप्लाइड फोर्स माइनस इसको ओवरकम कौन कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि एफ के, तब जाकर इसके अंदर क्या कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगी। ठीक है, तो एफ की वैल्यू कितनी है 100, एफ के की वैल्यू क्या है म्यू के आर अपॉन में टोटल मास कितना है, टोटल मास कितना है 10। अगेन एक्सेलरेशन क्या होगी 100 माइनस म्यू के कितना है 0.2 इंटू में आर, आर किसको बैलेंस कर रहा होगा बच्चों, आर किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को, तो आर इज इक्वल टू एम जी।
तो आर कितना आ गया 100 आ गया, तो 0.2 इंटू में 100 अपॉन में 10। जब मैं सोल्व करूंगा तो कितना आ रहा है, देखे ये आ रहा है 100 माइनस 20 डिवाइड बाय 10। तो जब मैं सोल्व कर रहा हूं तो बच्चों इससे एक्सेलरेशन आ रही है 80/10 यानी कि 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? तो अब देखो कहानी थोड़ी सी बदल गई ना, फ्रिक्शन आ गया। तो अब आपको अप्लाइड फोर्स के साथ साथ इस चीज को कंसीडर करना पड़ेगा कि सरफेस रफ है या। तो बच्चों जैसे कि मैंने बताया, अब आपको फ्रिक्शनल फोर्स को साथ लेकर चलना पड़ेगा। बैटरी बहुत कम हो चुकी है, इसकी वजह से मुझे इस लेक्चर को यहीं पे ओवर करना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक जो प्योरली डेडिकेटेड था वो फ्रिक्शन को था। अगले लेक्चर में हम फ्रिक्शन से जुड़ी कुछ और बातें जानेंगे, थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे। तो ठीक है, इसके साथ ही थैंक यू सो मच। आज हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो 500 लोगों का परिवार बन चुका है और धीरे धीरे इसमें बहुत लोग जुड़ने वाले हैं। आप ही के सपोर्ट से सब कुछ चैनल पे चल रहा है। तो मिलते हैं बच्चों आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe to my channel and click the bell icon to never miss an update in future.